नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 17 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का उचित समय आ गया है। ऐसे में सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कार्यशाला बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पे यह आयोजित की जा रही है। तो आप लोग रजिस्टर करना शुरू कर दें। और दोस्तों, यह निःशुल्क कार्यशाला 19 मार्च को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें और अपनी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी को और सरल बना सकते हैं। और इस निःशुल्क कार्यशाला को हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक हर्षमीत सिंह जी के द्वारा ली जा रही है। दोस्तों, आप लोग इस ऐप पर जा करके रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो आइए अब पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरा है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। तीसरा कथन है, यह कार्यक्रम खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। चौथा कथन है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्व सहायता समूह उत्पादन में शामिल सहकारी समितियां और संस्थाएं जो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, तो इस कार्यक्रम के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। तब ऐसे में कौन कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में आप लोग विचार कीजिए। आइए इससे संबंधित खबर देखते हैं। तो दोस्तों, यह पीआईबी में आई हुई खबर है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे पीएमईजीपी प्रोग्राम कहते हैं, तो यह पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है क्या? तो यह 15 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है कि देश के बेरोजगार युवाओं और युवतियों को ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इससे देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम किया जाएगा। इसी कारण सरकार द्वारा पीएमईजीपी लोन योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। और दोस्तों, इसके माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम को सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रसार राष्ट्रीय स्तर तक करने के लिए खादी ग्रामीण उद्योग आयोग नोडल एजेंसी है। राज्यों के स्तर पर इस योजना का अनुपालन खादी ग्रामीण उद्योग एवं जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाता है। और आपको यह बता दें कि यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत कोई भी व्यक्ति पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए प्राप्त माना जा सकता है। कोई आवेदक किसी योजना के तहत आवेदन करने के बाद लोन लेते हैं तो उनके वर्ग के अनुसार लोन की धनराशि पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में ओपन कैटेगरी के लोगों को 15% की सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन कैटेगरी के लिए 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को ग्रामीण विभाग में 35% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। शहरी भाग में उद्यम शुरू करने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। और दोस्तों, बता दें कि पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2021 में इसमें कुछ बदलाव भी किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के तहत शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा से घटाकर क्लास 8th कर दिया गया है। अब इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन तो एकदम सही है, दूसरा कथन गलत हो जाता है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नहीं बल्कि सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा है, यह कार्यक्रम खादी एवं ग्राम उद्योग यानी केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एकदम सही है। इसमें 21 वर्ष से अधिक आयु
यह भी कथन गलत हो जाता है। तो इसमें 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष होगा, तब यह कथन सत्य होता। अतः ऐसे में पहला और तीसरा कथन सही है, अतः उत्तर ए होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन 2022 नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है, उपरोक्त नियमों के तहत पंजीकृत एक विदेशी वकील मुकदमेबाजी और गैर मुकदमेबाजी मामलों में भारत में विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा। दूसरा कथन है, उन्हें पारस्परिक आधार पर संयुक्त उद्यमों, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामलों, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों पर लेन देन या कारपोरेट कार्य के संबंध में विधि व्यवसाय करने की अनुमति होगी। दोस्तों इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित खबर को देख लेते हैं। तो यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि बार काउंसिल ने विदेशी वकीलों और विधि फर्मों को विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता मामलों जैसे क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देने का फैसला किया है। और दोस्तों शीर्ष बार निकाय ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी विधि फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम 2022 को अधिसूचित किया है। तो नियम अंतर्राष्ट्रीय वकीलों और मध्यस्थता चिकित्सकों को विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भारत में मुवक्किलों को सलाह देने में सक्षम बनाते हैं। ऐसे वकीलों, कानूनी फर्मों को भारत में अपनी गतिविधियां शुरू करने के लिए BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पंजीकरण कराना होता है। नियमों के तहत वे भारत में कार्यालय भी खोल सकते हैं, लेकिन वे किस तरह कार्य कर सकते हैं? तो मौजूदा नियम उन क्षेत्रों के व्यापक ढांचे के लिए प्रदान करते हैं जहां ऐसे वकील और कानून फर्म अभ्यास कर सकते हैं। मुकदमेबाजी अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष उपस्थित होना ऑफ लिमिट है, यानी नियम 8(1) के तहत यह स्पष्ट करता है कि नियमों के तहत पंजीकृत एक विदेशी वकील केवल गैर मुकदमा वाले मामलों में भारत में कानून का अभ्यास करने का हकदार होगा। और दोस्तों नियम 8 के दूसरे भाग में यह पुष्टि की गई है, जिसमें कहा गया है कि विदेशी वकीलों या विदेशी कानून फर्मों को किसी भी अदालत में पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें संपत्ति के हस्तांतरण, शीर्षक की जांच या इसी तरह के अन्य कार्यों से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल या अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए विदेशी कानूनी फर्म वकीलों का प्रवेश किसी भी तरह से मुकदमेबाजी के परिदृश्य को प्रभावित नहीं करेगा और उन वकीलों या कानून फर्मों को प्रभावित नहीं करेगा जो मुकदमेबाजी के अभ्यास में हैं। तब ऐसे में उन्हें क्या अनुमति है? तो नियम 8(2) में यह कहता है, इसका सीधा सीधा सरल रूप में उत्तर देता है। इसमें कहा गया है कि उन्हें पारस्परिक आधार पर संयुक्त उद्यम, विलय, अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामलों, अनुबंध का मसौदा तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों पर लेन देन या कारपोरेट कार्य पर अभ्यास करने की अनुमति होगी। नियम उस तरह के काम के बारे में विस्तार से बताता है जो एक विदेशी वकील कानूनी फर्म द्वारा अनुमत है। तो इस तरह से संबंधित वकील कानून फर्म की प्राथमिक योग्यता वाले देश के कानूनों के संबंध में कार्य करना, व्यापार करना, सलाह और राय देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये पॉइंट दिए गए हैं। तब ऐसे में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि भारत में व्यवसाय करने का हकदार, तो यहाँ पर यह गलत हो जाता है, आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। दूसरा एकदम सही कथन है, अतः उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय उच्च स्तरीय अभ्यास है। दोस्तों दूसरा कथन है, यह अभ्यास मुख्य रूप से इसमें भाग लेने वाले देशों के बीच पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित है। तो दोस्तों इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए, तब तक हम लोग खबरों को देख लेते हैं। तो ये PIB में आई हुई खबर है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023। तो भारतीय नौसेना का P-8 विमान 14 मार्च 2023 को अमेरिका के ग्वाम में पहुंच गया और वह एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लेगा। और यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्य अभ्यास है जिसमें लंबी दूरी वाले MRASW विमानों के लिए बहुपक्षीय ASW अभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह सैन्य अभ्यास
15 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा। इस दौरान अभ्यास में हिस्सा लेने वाले पनडुब्बी रोधी संयुक्त कार्रवाई का अभ्यास करेंगे और इन सैन्य अभ्यासों की सघनता और दायरे के पिछले कई वर्षों के दौरान लगातार बढ़ाया जाता रहा है ताकि उन्नत ASW अभ्यास को शामिल किया जा सके। दोस्तों, अभ्यास के दौरान सी ड्रैगन 23 की क्षमताओं की परख की जाएगी और इस सिलसिले में यह अन्य विमानों के साथ पानी के भीतर स्थित लक्ष्यों को भेदने का प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही आपस में विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी किया जाएगा। तो सैन्य अभ्यास में P-8I भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि अमेरिकी नौसेना का P-8A और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल का P-1 कनाडा की शाही वायुसेना की CP-140 और कोरिया गणराज्य की नौसेना का P-3C विमान हिस्सा लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा कि आयोजित एक वर्षीय कहाँ ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा नहीं, यह अमेरिका की नौसेना द्वारा। तो इस तरह से पहला कथन तो असत्य हो जाता है। यह अभ्यास मुख्य रूप से इसमें भाग लेने वाले देशों के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित। यह दूसरा कथन सत्य आता है, आंसर बी होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन सहभागिता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह एक ऐसी योजना है जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसका उद्देश्य 17 से 35 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को शिक्षा और बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। यह पात्र फसलों के उत्पादकों को संकट में बिक्री करने से बचाने और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने से संबंधित एक योजना है। यह आर्द्र भूमि प्रबंधन के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियों और संबंधित चुनौतियों को साझा करने का एक मंच है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर पर विचार कीजिए। तब तक हम लोग देख लेते हैं खबरों को। यह PIB में आई हुई खबर है। तो भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय ही मिशन सहभागिता की शुरुआत की गई थी, यानी 2022 में इसे शुरू किया गया था। यानी 75 आर्द्र भूमियों को एक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से प्रबंधित नेटवर्क का यह अभियान है। दोस्तों, इसके अंतर्गत पानी, खाद्य सुरक्षा, बाढ़, सूखा, चक्रवात व अन्य चरम घटनाओं से बचाव, रोजगार सृजन, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रजातियों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन क्रियाएं तथा सांस्कृतिक विरासत की मान्यता, संरक्षण और आयोजनों को सहायता दी जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले महीने यानी फरवरी में, यानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यानी 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत 1982 में इस पर हस्ताक्षर किया और इस तरह से अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हुए टोटल 75 वेटलैंड्स हैं। यानी भारत में 75 रामसर साइट हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 165 वेटलैंड्स में से 42 रामसर साइट पर यह मिनिस्ट्री कार्य कर रही है इसको ठीक करने का। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की जो विषय वस्तु थी, वेटलैंड रिस्टोरेशन, जो इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो कि 2008 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित की गई थी? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार? तो दोस्तों, इसमें जो उत्तर होगा वह अल हिलाल होगा। दोस्तों, यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इसीलिए इनके जन्म दिवस को यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 यानी 1888 में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। तो आज़ाद एक उत्कृष्ट वक्ता थे, जैसा कि उनके नाम से संकेत है कि अबुल कलाम, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है संवादों का देवता। तो यह पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद भी थे। तो 1912 में इन्होंने उर्दू, ये ध्यान रखेंगे, उर्दू
में अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसने मार्ले मिंटो के बाद दो समुदायों के बीच मनमुटाव को समाप्त कर हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1909 के सुधारों के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान का हिंदुओं द्वारा विरोध किया गया था और इस तरह से सरकार ने अल हिलाल पत्रिका को अलगाववादी विचारों का प्रचारक माना और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब्दुल कलाम आजादी राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह अध्यक्ष बने थे और दोस्तों यह स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और वर्ष 1958 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे भूकंपीय माइक्रोजोनेशन की। तो दोस्तों इसमें दिया गया है सिस्मिक माइक्रोजोनेशन स्टडी टू जनरेट रिस्क रिसाइलेंट पैरामीटर। तो दोस्तों यह जो है माइक्रोजोनेशन होता क्या है, तो इसका अर्थ ही है कि सूक्ष्म वर्गीकरण करना होता है, यानी इसमें सतह की जमीन की संरचना की जांच की जाती है। भूकंप के समय इमारत का भविष्य काफी कुछ तक जमीन की संरचना पर भी निर्भर करता है। यदि भवन किसी नमी वाले सतह पर बना है यानी रिज क्षेत्र या किसी ऐसी मिट्टी में जो लंबे समय तक पानी को सोखती है तो उसे खतरा अधिक होता है। वहां मिट्टी ढीली हो जाती है अतः खतरा बढ़ जाता है। जहां मिट्टी शुष्क या बालू वाली हो या पत्थर की चट्टानें नीचे हों तो उसके भूकंप के समय अलग अलग प्रभाव प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि जहां मिट्टी ढीली होती है, जैसा कि उत्तराखंड में आप लोग देख रहे हैं कि भूस्खलन की भी समस्या हो रही है, उन क्षेत्रों में भूकंप आने की वजह से दरारें पड़ जा रही हैं। जोशीमठ का हाल आप लोगों ने देखा ही, तो वहां पर अगर भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों माइक्रोजोनिंग क्षेत्र में प्रति 200 से 500 मीटर की दूरी पर जमीन में ड्रिलिंग से छेद करके मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाते हैं तथा उसकी वैज्ञानिक जांच के बाद तय किया जाता है कि वह स्थान कितना संवेदनशील है। विश्व के बहुत से बड़े शहरों की माइक्रो जोनिंग की जा चुकी है। भारत की राजधानी दिल्ली की माइक्रो जोनिंग भी की जा चुकी है तथा भूकंप के हिसाब से इसे 9 भागों में विभाजित किया जा चुका है। इसमें घनी आबादी वाले यमुना पार समेत 3 जोन सर्वाधिक खतरनाक हैं, 5 जोन मध्यम खतरे वाले हैं तथा सिर्फ 1 जोन ही सुरक्षित है। तो शहरों में भवन निर्माण के दौरान माइक्रो जोनिंग के नतीजों के आधार पर भवनों में भूकंप रोधी तकनीक इस्तेमाल की जाए तो खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस पॉइंट को दिया है, इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामसर कन्वेंशन क्या है और भारत की किस साइट को पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।